तो तीनों की जो योग्यताएं हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की, तो इसमें हम आपको बता रहे थे कि 3 कॉमन योग्यताएं हैं। कॉमन क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया, एक 35 एज, लेकिन 35 ईयर जो है वो मिनिमम एज है, न्यूनतम आयु। और तीसरी जो चीज़ है वो है क्या, किसी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद ये लाभ के पद में नहीं आते हैं। फिर इसके बाद अलग क्या है, तो राष्ट्रपति बनना है तो लोकसभा सदस्य बनने की, ठीक है ना, तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो राष्ट्रपति के केस में। राज्यपाल के केस में विधानसभा के सदस्य बनने की, यानी एमएलए बनने की क्वालिफिकेशन हो। और हम जब उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। बस यही अंतर है, बाकी सब समान है। समझ में आ रही है? चलो, ये हो गई बात पहली। फिर हमने बात की कि इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का इलेक्शन तो होता है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जबकि गवर्नर का तो इलेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, अब मतलब क्या कि राष्ट्रपति का जो पद था वो आर्टिकल 52 में है, ठीक, और राज्यपाल का पद जो है वो 153 में है। तो मैंने आपको कनेक्ट कराया था कि 101 ऐड कर दो आप तो 52 में, तो 153 हो गया। अब 52 राष्ट्रपति हैं तो कुछ काम करेंगे, तो 53 में होती है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर राष्ट्रपति की है तो यहाँ 154 में किसकी होगी, गवर्नर की होगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं। या तो वो खुद से कर सकते हैं, म्यूट कर लो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद 54 तो चौंगन निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ है, 54 में। अब 155 आया यहाँ 154 के बाद, तो 155 में क्या था, यहाँ क्या है, अपॉइंटमेंट, यानी कि नियुक्ति है। नियुक्ति किसकी नियुक्ति, ठीक, तो यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति। अब दोनों क्वेश्चन आते हैं, राज्यपाल का पद 153, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑप्शन 153 होता है। सबसे ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं, क्योंकि लगता है पद है तो नियुक्ति कहीं और कहाँ करेंगे। तो यहाँ चूंकि इनका निर्वाचन है, यहाँ इनकी अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो 52, 53, 54, 52 राष्ट्रपति, 53 कार्यपालिका और चौंगन निर्वाचन। ऐसे ही 153 गवर्नर, ठीक है, 154 कार्यपालिका शक्ति और 155 में अपॉइंटमेंट, ठीक। अब इसके बाद चूंकि यहाँ इनका इलेक्शन ही नहीं होता तो निर्वाचक मंडल होगा ही नहीं, तो यहाँ राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, किस निर्वाचन से किस तरीके से इनका इलेक्शन होगा, तो वो है इनकी इलेक्शन प्रोसेस 55 में। और इनके निर्वाचक मंडल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और अभी जम्मू कश्मीर के लिए कोई प्रोविजन नहीं आया है, इसलिए उसको नहीं लेना है। बाकी यूटीज जो हैं उनमें बेटा विधानसभा ही नहीं है, तो सदस्य कहाँ से होंगे, ठीक है। और दिल्ली और पौंडीचेरी 70वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, 70 कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी, हाँ, किसका सामान्यता नहीं रखते हैं, नहीं, एलिजिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एलिजिबिलिटी नहीं है, ये प्रथा है, ट्रेडिशन में ऐसा है कि जो गवर्नर होता है वो लोकल राजनीति से प्रभावित ना हो, तो सामान्यता उस राज्य का नहीं रखा जाता। जैसे एक और प्रथा है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को जब नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श करना चाहिए। कभी कभी इस प्रथा का पालन करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ठीक। ये तो हुई इसकी बात। फिर हमने बताया था कि ये लोग हो गए तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा, या यूं कहें कि संसद के सभी सदस्य, तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा के कौन से सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य यहाँ पे भाग ले रहे थे।
यानी राज्यों की कोई भागीदारी नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरीके की, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ मनोनीत और निर्वाचित दोनों है, जबकि राष्ट्रपति में सिर्फ इलेक्टेड या निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। फिर इसके बाद अब बात आती है प्रपोजर और सेकेंडर की। तो कितने प्रपोजर कितने सेकेंडर? तो राष्ट्रपति के चुनाव में 50 होंगे प्रस्तावक और 50 होंगे अनुमोदक। तो फर्स्ट 50 अलग होंगे ये प्रपोजर, और सेकेंडर अलग होंगे, और जो इसके निर्वाचक मंडल में हैं वो प्रस्तावक हो सकते हैं, इलेक्टोरल ग्रुप वाले। ठीक है, उपराष्ट्रपति के में ये संख्या 20-20 होती है। यहाँ तक क्लियर है? फिर हमने आपको बताया था कि अब क्या स्थिति थी रिक्ति की, या तो इस्तीफा दे दें, इनकी डेथ हो जाए, इनकैपेसिटी हो जाए, या इनका टेन्योर पूरा हो जाए। इस स्थिति में हो सकता है इनका पद रिक्त, या फिर राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट या महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हटा सकते हैं। राज्यपाल की भी यही स्थिति है। तो क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी किसी भी पद की, जैसे बोले राज्यपाल की पद रिक्ति, वैकेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर, कुछ नहीं किसी का बोल दें, मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज का बोल दें। पहला सबसे अच्छा आधार क्या है? हमने इस्तीफा दे दिया, हो गया रिक्त। और दूसरा क्या हो सकता है? भाई डेथ हो जाए किसी की, रिक्त हो ही जाएगा। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? इनकैपेसिटी है, क्षमता है, काम ही नहीं कर पा रहे हैं। चौथी स्थिति क्या हो सकती है? उनका कार्यकाल पूरा हो जाए, या फिर उनकी रिमूवल प्रोसेस की हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो इन स्थितियों पद रिक्त हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर राष्ट्रपति के लिए हमने बात की थी कि जो टेन्योर होता है, अब समझना है यहाँ पे, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत स्पीकर ऑफ लोकसभा को देते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सीधा क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आपको बताना है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसकी सूचना किसी को नहीं देते। ठीक है, और राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, ये हो गई बात। अगर हम बात करें तीनों की शपथ को लेके, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। और यहां तीसरा, राज्यपाल को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट। बात समझ में आ रही है? फिर से लिख दूं क्या? क्या कहा मैंने? जैसे राष्ट्रपति हैं, इनकी जो ओथ या शपथ है, इन्हें कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और बेटा इनकी शपथ जो है वो आर्टिकल 60 में है। एक बात, उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति की ओथ या शपथ जो है वो आर्टिकल 69 में है। और कौन दिलाते हैं? तो इनको जो शपथ दिलाएंगे वो राष्ट्रपति दिलाएंगे। राज्यपाल की शपथ जो है या ओथ वो 159 में है, और दिलाएंगे कौन? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखो, नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं इनकी, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ये, जब चाहे प्रसाद वापस ले लेंगे राष्ट्रपति। लेकिन इन्हें ओथ या शपथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन्हें शपथ दिलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मान लो राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करने लगेंगे, और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करते हैं। ऐसा कोई केस रहा है भारत में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया हो? इमरजेंसी से राष्ट्रपति का क्या संबंध? इमरजेंसी तो खुद राष्ट्रपति लगाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं जो बने हैं। चलो और बोलो। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं वो। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, और कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, तो मोहम्मद
हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो हैं, तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, तो शपथ की बात क्लियर है 60 में। अच्छा हाँ, यहाँ एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, तीनों की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। बाकी सबकी शपथ कहाँ है? शेड्यूल या अनुसूची 3 में, लेकिन इनकी शपथ जो है वो 3 में नहीं है। ये बहुत लोग गलत पढ़ते हैं, कई किताबों में गलत है, तो कृपया ध्यान दें। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए, जैसे सीधी बात, मंत्रिपरिषद की शपथ शेड्यूल 3 में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ध्यान रखिएगा अच्छे से। और बाकी पदों की शपथ शेड्यूल 3 में, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो इनके लिए स्पेसिफाई आर्टिकल या अनुच्छेद है 60, 69 और 159। ठीक है, यहां तक हो गया, कोई समस्या? अब इसके बाद महाभियोग। तो हम अगर देखें कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, वो है आर्टिकल 61 में। किसमें है? सीधा क्वेश्चन आया है कई बार प्रीलिम्स में, एक तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है आर्टिकल 61। अच्छा, महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली होगी? किस देश के संविधान से? ठीक है, तो यूएसए, यानी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो ली है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली हमने? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ठीक, अब आर्टिकल 61 में पार्ट तो 5 ही होगा क्योंकि संघ है। अब इसके बाद हमने आपको कल एक वर्क दिया था, बताइए क्या वर्क था? सुप्रीम कोर्ट के जज का निष्कासन कैसे करते हैं? इनमें और राष्ट्रपति के हटाने की जो प्रक्रिया है इनमें, ये यहाँ तक हो गया, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है क्या? किस? हाँ, राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन जब तक कोई नया प्रतिनिधि या नया व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनता तब तक वो अपना पद धारण किए रहते हैं। कार्यकाल बोलेंगे आप 5 वर्ष का, नॉर्मल टेन्योर 5 ईयर, लेकिन अगले व्यक्ति के आने तक वो उस पर पद पे बने रहते हैं। उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल का भी कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति हट गए हैं तो चुनाव 6 महीने के अंदर होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति अगर हटे हैं तो इनका चुनाव तत्काल होना चाहिए। 6 मंथ की यहाँ पे बात नहीं की जाती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इनका तो निर्वाचन ही नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है इस पे। ठीक है, अब हमने बात की थी महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस, आर्टिकल 61 में थी। तो एक तो पहली चीज ये है कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू हो सकती है। जैसे आप लोग थोड़ा गौर करें, धन विधेयक, मनी बिल हमेशा कहाँ आता है? लोकसभा में, याद है अच्छे से? एक बात। दूसरी बात, जबकि संविधान संशोधन विधेयक कहाँ आएगा? दोनों में से कहीं भी आ सकता है। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी आ सकता है। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही आएगा या राज्य में विधानसभा में आएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी शुरू हो सकती है। एक बात क्लियर? रिपीट कर दूं अपनी बात। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और प्रेसिडेंट, तो इनकी रिमूवल प्रोसेस जो है वो किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकती है, या तो लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अब मान लो हम, अब कारण क्या है? हाँ, आधार क्या होता है भाई इम्पीचमेंट का? तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन है इसका एकमात्र आधार, और इसे डिफाइन नहीं किया गया संविधान में कि है क्या। ठीक, तो आरोप क्या लगाएंगे राष्ट्रपति जी पे? आपने साहब संविधान का उल्लंघन कर दिया, अब हम शुरू कर रहे हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो 14 दिन की पूर्व सूचना और 1/4 सदस्य जिस सदन में शुरू करना है उनकी सहमति से एक संकल्प आएगा, रेजोल्यूशन पारित होगा, और उसके बाद में, ठीक है, ये जो है
अगर ये, अब ध्यान रखना, 2/3 मेजॉरिटी से, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ पर्टिकुलर हाउस से अगर ये पास हो गया तो ये दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में जाने के बाद अब ये दूसरा सदन, दो स्थितियां होती हैं, या तो ये खुद से जांच करता है या एक कमेटी बना के ये जांच कराएगा, जो भी चाहे, डिपेंड करेगा सेकंड हाउस पर। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट करेगा या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, मतलब एक कमेटी बना के जांच कराएगा। फिर यहाँ प्रेसिडेंट खुद या इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर जांच में प्रेसिडेंट दोषी पाए जाते हैं संविधान के उल्लंघन के, तो फिर वोटिंग होगी, और इस वोटिंग में जो संकल्प था, जो रिजोल्यूशन था, वो 2/3 मेजॉरिटी से अगर पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट को उसी समय अपना पद त्यागना पड़ेगा, तुरंत। ये चीज थी। अब हमने कहा था कि हम थोड़ा आपसे पूछेंगे कि भैया इसमें और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया में क्या अंतर है, बताओ। क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे तब तक आप ये भूल जाओगे, इसलिए अभी समझना जरूरी है। फिर हम वहां फिर से पूछेंगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे कि भैया राष्ट्रपति में हमने क्या पढ़ा था। देखो, तब तक आप ऐसे मल्टीपल टाइम्स नहीं गुजरोगे, आपको याद नहीं रहने वाला, आप चाहे कुछ भी समझ लो। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ऑप्शन सब होते हैं गलत करने के लिए। हाँ, तो अब बताएं आप कल का होमवर्क, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हटाने की प्रक्रिया और इसमें क्या समानता है या मेजॉरिटी कैसी है पहले तो। यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो तो लोकसभा के 100 सदस्य होने चाहिए हिसाब से करने के लिए, और राज्यसभा स्टार्ट करे तो उसमें 50 होने चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, और इसके अलावा अंतर? इसके अलावा तो आप समझ में आया, ये जो रिजोल्यूशन ला रहे थे, यहाँ चाहिए था किसी भी सदन, जिस सदन में आ रहा है उसके 1/4 मेंबर। अब यहाँ स्पेसिफाई हो गया कि अगर लोकसभा से स्टार्ट करेंगे तो 100 सदस्य लाएंगे ये संकल्प, और राज्यसभा से स्टार्ट करेंगे तो 50 सदस्य। पीला करता जाऊं मैं तो थोड़ा सा आपको याद रहेंगी चीजें। लोकसभा से स्टार्ट हुआ, किसकी बात कर रहे हैं हम? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए तो 100 सदस्य होंगे लोकसभा के, अगर लोकसभा में आएगा। और अगर ये राज्यसभा में आया तो कितने सदस्य लाएंगे? 50 सदस्य। चलो बहुत बढ़िया, पहली बात। हाँ, और तो यहाँ 1/4 नहीं है। हाँ, तो इसके बाद जो वो लेके आएंगे अपना प्रस्ताव, निष्कासन प्रस्ताव, तो वो अपने उनको राज्यसभा वाले सभापति को और लोकसभा वाले अध्यक्ष को देंगे। तो अध्यक्ष और सभापति अपने विशेष अधिकार के अनुसार या उसको पास कर सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है। वेरी गुड। तो ये डिपेंड करेगा यहाँ पर किसके, जो पीठासीन अधिकारी होगा, लोकसभा होगा तो अध्यक्ष होगा, राज्यसभा होगा तो सभापति होगा। अगर वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो कहानी आगे बढ़ेगी। हाँ, देन तो वो जब मतलब पास हो जाएगा तो जो पीठासीन अधिकारी है उसको 3 सदस्य की एक समिति बनानी पड़ेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य वो होंगे न्यायाधीश और एक कानून विशेषज्ञ और एक हाई कोर्ट के मुख्य जज। ठीक है, अच्छा। हो गया सर, जिसकी इम्पीचमेंट लग रहा है वही कैसे बनेगा? तो वो ना हो तो फिर वरिष्ठ कोई सुप्रीम कोर्ट। देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे लगेगा तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, और किसी वरिष्ठ न्यायाधीश पे लगेगा तो मुख्य न्यायाधीश। जिस पे लगेगा उसको तो समिति में रखने का कोई सवाल हो ही नहीं सकता। एक हाई कोर्ट जज, एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे और ये तय करेंगे कि हाँ भैया जो आधार दिए गए हैं वो सही हैं। फिर हाँ, आगे उसके बाद ये अपनी जांच, बस आप तो बहुमत बता दो कितना लगेगा। इसमें भी 2/3 है, अंतर क्या है फिर? तो उसमें एक तो कुल सदस्य में 2/3 और उपस्थित जो मत देने वाले सदस्यों की 2/3। किसमें? इसमें कुल सदस्य थे, कुछ बोल रही हैं आप? नो, हाँ बोलिए। सदन के कुल सदस्य की 2/3 रहता है और उसमें उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 रहता है। ठीक, अब यहाँ पे बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ कुल सदस्यों का 2/3, तो टोटल स्ट्रेंथ जो है हाउस की उसका 2/3 है। किसमें? प्रेसिडेंट में।
लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट, अब मैं इसीलिए ये पीला कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप तुलनात्मक नहीं पढ़े तो वो कभी ना कभी जाके तो मिक्स हो ही जाएगा। अभी तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, लेकिन चूंकि इंटरव्यू में ही फंसा देते हैं वो, बोले अंतर बताओ दोनों में, ठीक है, और पेपर मेंस में भी लिखना है तो गलती तो हो ही सकती है कहीं भी, तो आपको पढ़ना हमेशा तुलनात्मक चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 2/3 मेजोरिटी तो है, लेकिन ये कैसी है? प्रेजेंट एंड वोटेड। सर इसमें एक सबसे फर्स्ट वो भी चेंज है, इसमें एक्ट 61 लागू होता है और इसमें एक्ट 1968 जजेस इंक्वायरी एक्ट। ठीक है, समझो अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में होगा उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत, जबकि यहाँ क्या था? अच्छा, कई लोगों को तो ये बात पल्ले ही नहीं पड़ रही होगी, सच्ची बताओ कितने लोगों को नहीं पड़ी कि इसमें कोई अंतर है? एक और कौन कौन है जिसको नहीं पड़ रही है? अच्छा, जिनको पड़ रही है वो बता दें फिर कि क्या है मतलब। सर जैसे लोकसभा में 543 रुक जाओ, चलिए बताइए गोविंद क्या बता रहे हैं। सर जैसे लोकसभा में 543 सदस्य, हाँ, उसका 2/3 जो रहेगा उतने बहुमत होना चाहिए। क्या? उतना बहुमत होना चाहिए। हाँ, आगे चलाने में। और राज्यसभा में 245 है, उतना होना चाहिए। मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के दिन चला रहे हैं, उस दिन 100 सदस्य आए तो 66 सदस्य का बहुमत होगा। वोटिंग में रहेगा तो 66 सदस्य पर बहुमत पारित हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि जो कुल सदस्य हैं उतना हो। सर राष्ट्रपति के लिए रहता है कुल सदस्य के 2/3 बहुमत सदस्य कुल सदस्य का, तो उसमें अगर लोकसभा में 540 सदस्य है तो उनके 2/3 निकाल, मतलब जितना आएगा तो उतना होना चाहिए तब बहुमत पारित होगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जब करते हैं तो उसमें उपस्थित एवं मत देने वालों का रहता है, तो उस दिन जितने भी मेंबर उपस्थित रहेंगे उनके 2/3 सदस्य से वो पारित होगा, और वो भी मत करे तब। ठीक, समझ में आया बाकी लोगों को? पक्का आ गया? देखो बहुत सीधी सी बात है, यहाँ है कुल सदस्य, टोटल मेंबर का 2/3, उपस्थित से मतलब नहीं है। अगर संख्या देखो ऐसे इसलिए नहीं निकल पाती, जैसे हमने कहा अभी वर्तमान में अधिकतम संख्या कुल संख्या कितनी है लोकसभा की? 543 है, तो 543 का 2/3 निकाल दो आप, ठीक है, कितना होगा बोलो? कितना होगा? 2/3 कुछ समझ में आ रहा है कितना हो रहा है? कोशिश करो। यानी कि 362। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो 362 चाहिए, इससे एक भी कम का बहुमत होगा तो राष्ट्रपति नहीं प्रस्ताव पारित हो पाएगा एक सदन में। अब इसी को अगर हम देखें 2/3 तो लें, लेकिन प्रेजेंट और वोटेड की बात करें तो अब मान लो कि 400 ही सदस्य हैं उस दिन, तो ये 400 का 2/3 हो जाएगा, और उसमें भी वो उपस्थित भी हैं। अगर उपस्थित हैं, अब कुछ लोग बोलते हैं साहब हम नहीं कर रहे वोट, नहीं करना उनकी इच्छा है, तो अब 400 में से अगर मैं कहूँ कि 300 नहीं वोट किया तो अब 2/3 किसका निकलेगा? तो उपस्थित एवं मत देने वाले, तो प्रेजेंट एंड वोटेड की बात की जाएगी, मतलब जो प्रेजेंट भी हो, और फिर प्रेजेंट होने से काम नहीं चलेगा, आपको वोट भी करना है उसका। अब 2/3 बहुमत से अगर ये पारित होता है तो फिर ये अगले सदन में जाएगा। अंतर समझ में आया? प्रेजेंट और वोटेड और टोटल मेजॉरिटी में क्या डिफरेंस है? ठीक है, हो गया। तो ये अंतर है। अब फिर कोई कहानी नहीं है। अब अंतर एक और क्या हुआ, अभी राष्ट्रपति के केस में दूसरा सदन जांच कर रहा था। जांच कहाँ हो रही थी? यहाँ, ये लिखा है, जबकि यहाँ जांच कहाँ हो गई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के केस में? शुरू में ही, लोकसभा में नहीं, जिस हाउस में आया वहीं जांच हो गई, फिर एक सदन में पारित हुआ, फिर दूसरे सदन में जाएगा। अब दूसरे सदन में जाएगा तो फिर से वही बात कि 2/3 मेजॉरिटी, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटेड, उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। जाएगी वो तो फर्स्ट हाउस में जो मतलब
5 होगी, सेकंड हाउस में जांच नहीं होगी। नहीं, राष्ट्र इसमें नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। अब यहाँ पे पारित हो गया ये, पारित हो नहीं, प्रायर नोटिस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के केस में 14 दिन की पूर्व सूचना है। फिर इसके बाद क्या होगा कि राष्ट्रपति हटाएंगे जब ये पारित हो जाएगा यहाँ, तो हटाते हैं। कभी किसी पे आया ही नहीं, हमारा संविधान और हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, किसी को आज तक हटाया नहीं गया। सर 2 पे केस हुए थे। बस केस ही हुए, एक ने तो इस्तीफा दे दिया था केस शुरू होते से ही। ठीक है, तो कोई नहीं हटा। अच्छी बात पता क्या है, ना हमारे राष्ट्रपति पे कभी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने की बात हुई। ये महान देश के महान लोगों की विशेषता है, हम गर्व कर सकते हैं अपने देश पे इस बात के लिए कि कभी भी शुरू नहीं हुआ। और अमेरिका जैसे जिसे बोलते हैं कि हम बहुत आगे के देश हैं और हम बहुत विकसित हैं, और उनके राष्ट्रपतियों पे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात की नहीं आ रही? बिल क्लिंटन साहब। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अंतर समझ में आया, भले ही हम इसे भी पढ़ेंगे वहाँ चल के, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, जो चीज़ें मिक्स हों उनको समझना जरूरी है। एक मेजर मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ, जैसे इम्पीचमेंट जो आया है वो आया यूएसए से, तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो उसका 2 साल से ज़्यादा वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकता प्रेसिडेंसी के लिए। 2 साल नहीं, 2 बार। 2 बार तक के लिए। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप एक से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन प्रथागत ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ के कि सामान्यतः राष्ट्रपति हमारे यहाँ एक ही बार बने हैं। लेकिन संविधान में ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं है कि आप पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते या 2 से अधिक बार नहीं बन सकते। लेकिन प्रथा क्या है, ट्रेडिशन में क्या है, एक बार बनते हैं फिर अगला बन जाता है। जो लिया गया है इम्पीचमेंट का जो प्रावधान, हाँ, उसको हूबहू फॉलो नहीं किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल। सर इसका क्या बेसिस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट? कैसा? अक्षमता और कदाचार। ठीक है, तो बेसिकली कदाचार मतलब समझते हैं क्या होता है? मतलब कदाचार को जानते हैं? कदाचार की इंग्लिश मीनिंग क्या है? कदाचार क्या होता है? कदाचार की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? ठीक है, मिसबिहेवियर। ठीक है, तो 2 आधार हैं इनके, एक है अक्षमता, इनकैपेसिटी, और दूसरा क्या है? मिसबिहेवियर। तो अक्षमता के आधार पे तो राष्ट्रपति हटा देंगे क्योंकि भैया आप काम ही नहीं कर पा रहे हो तो अब क्या करें आपका। लेकिन कदाचार का आरोप लगेगा, मिसबिहेवियर का, तो फिर आएगा। और याद रखना, महाभियोग के समतुल्य प्रक्रिया, क्या? इक्विवेलेंट टू इम्पीचमेंट प्रोसेस, इक्विवेलेंट, इम्पीचमेंट नहीं। और याद रखना, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल करिएगा। सर इसमें प्रस्ताव आ रहा है सर, कुल सदस्य का नॉन-वाइट रहेगा या उपस्थित या कुल सदस्यों का, कुल का ही, उपस्थित नहीं है यहाँ 1/4, कुल सदस्यों का ही। यहाँ उपस्थित जैसा कुछ नहीं है, मतलब सदन के 1/4 सदस्य, सदन के मतलब कुल के ही हो गए वो, तो उपस्थित मत देने वालों का नहीं है 1/4 ये। ठीक है, तो यहाँ 1/4 है शुरू करना है, वहाँ लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 से शुरू करना है। वहाँ जिस सदन में आएगा वहीं जांच हो जाएगी कमेटी बन के। पहले तो अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी ये तय करेंगे कि भैया हमें सुननी है कि नहीं सुननी है, और फिर जब कमेटी जांच करेगी, जब पाए जाएंगे दोषी, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। भेज देना हमें। और भी बड़ी बात बताऊं मैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया के अलावा इन पर कभी भी और किसी तरीके की बात नहीं कर सकते आप। जब सिर्फ हटाने का प्रस्ताव सदन में हो तो ही कुछ कह सकते हैं इनके विरुद्ध। सजा का प्रावधान है इसमें, अगर कोई भी जज मुजरिम हुआ तो? हाँ भाई, आवाज आ रही है लाइव में? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? अगर कोई जज ऐसे कोई जुर्म किया है तो अगर हटा दिया और जेल भी अगर भेज सकते हैं अगर? हाँ, अगर दोषी होंगे तो जो कानूनन सजा होगी उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। इनके लिए हटाने की संहिता है, चूंकि आचार संहिता, उसके अकॉर्डिंग उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन चूंकि ये स्थितियां बनती ही नहीं है, भारत में बनी नहीं कभी,
देखो जैसे समझो कि आप लोगों को ना विधान परिषद उतनी नहीं समझ में आती है, सही बोले, क्यों? है ही नहीं, तो परिषद ही नहीं है। ऐसे ही क्या होता है, कोई बोले वित्तीय आपातकाल, भैया लगा ही नहीं। महाभियोग, बोले लगा ही नहीं, क्योंकि लगता और फिर किस आधार पे लगता, और फिर उनने कौन से कांड किए उसके आधार पे उन्हें सजा होती, तो पता चलता कि कितनी सजा। चूंकि वो घटना ही नहीं घटी है तो उस तरीके से चीजें नहीं है। लेकिन अगर दोषी पाए जाएंगे, हटाया जाएगा, और अगर वास्तव में भ्रष्टाचार है कोई, ठीक है, मतलब गलत सजा दे दी किसी को, कुछ ऐसा काम कर दिया, तो कानून उन पे भी काम होगा। वो तो कानून से ऊपर कोई नहीं ना। फिर तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया के अलावा संसद में किसी और समय इस पे कोई चर्चा नहीं हो सकती। और अगर ये चर्चा करते हैं हटाने की प्रक्रिया के अलावा, तो ये हो जाएगी न्यायालय की अवमानना। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा और इन पे भी कार्रवाई कर देंगे वो। आपने एक मैं एग्जांपल बताता हूं, जब हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू यादव जी को चारे घोटाले में सजा दी थी हाई कोर्ट ने, तो लालू यादव जी ने बड़े प्यार से बढ़िया स्टेटमेंट दिया था, मैं सम्माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करता हूं, और चूंकि मुझे ये भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है कि इस निर्णय के विरुद्ध मैं सर्वोच्च न्यायालय में या अपर कोर्ट में अपील कर सकता हूं। बोल के दिखाते, जबकि वो तो इतने पावरफुल लीडर हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोले थे। और आप देखना, हर बार जब नेता बोलेंगे तो बोलेंगे यही बस। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमेशा याद रखिएगा कि यही स्टेटमेंट होने चाहिए, और अधिकारी होने के नाते आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि बोल मत देना कोर्ट के विरुद्ध कुछ, नहीं तो दो तरीके की अवमानना होती है। एक दीवानी मामलों में अवमानना, तो कंटेम्प्ट ऑफ सिविल केसेस और कंटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस, और फौजदारी मामलों में अवमानना। तो अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब समझ रहे हैं ना, न्यायपालिका की अवमानना के केस में आए, न्यायालय की अवमानना, तो सजा हो जाएगी। समझ गए? तो बोलना नहीं है कुछ भी। आप देखो कोई नहीं बोलता, अगर आप गौर करो तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि न्यायालय के अगेंस्ट किसी तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हो। क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि इन्हें सिर्फ जब हटा रहे हैं, रिमूवल प्रोसेस चल रही है, तभी आप चर्चा करोगे इन पे, बाकी टाइम में चर्चा नहीं करोगे। क्यों? इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? कोई भी समस्या किसी को यहाँ तक की कहानी में? तो ये महाभियोग की बात हमने कर ली, इन सब की चीजें कर ली। फिर अब जैसे देखें, राज्यपाल को हटाना है तो कुछ नहीं करना है, राज्यपाल को राष्ट्रपति सीधे हटा देंगे। हाँ बेटा एक सेकंड बस, राष्ट्रपति राज्यपाल को सीधे हटा देंगे, काम खत्म। उपराष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति की जो रिमूवल प्रोसेस है वो महाभियोग नहीं है, और वाइस प्रेसिडेंट की, और लेकिन शुरू होगी राज्यसभा से। जबकि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति, इनकी कहाँ से हो सकती है शुरू? किसी भी सदन से, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जबकि यहाँ किससे होगी? हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? बोलिए बोलिए, पूछिए ना, क्या पूछना है? हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूं। आ रही आ रही आ रही। क्या? अच्छा, चुनाव में तो नहीं लिया, हाँ ठीक है। अब क्या कहना चाह रहे हैं? हटाने की प्रक्रिया में हटाने की प्रक्रिया में संसद जो है वो सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत से कोई मतलब नहीं है। रिमूवल प्रोसेस की बात करेंगे तो सभी सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई लिखा नहीं है कहीं पे कि मतलब निर्वाचित लेंगे या मनोनीत लेंगे। नॉर्मली क्या है, क्योंकि इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में क्वेश्चन देखिए, समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो आता है, कौन भाग नहीं लेता। तो कौन भाग नहीं लेता? तो राज्य जो कि वोट कर रहे थे, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग ले रहे थे वोटिंग में, तो अब वो हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। क्लियर है आपको? बाकी ऐसा कोई मतलब आइडेंटिफाइंग नहीं है कि निर्वाचित सदस्य ही हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इस तरीके का कोई स्टेटमेंट कहीं भी लिखा नहीं है। क्लियर है आपको?
तो आपको ये ध्यान रखना है कि बस संसद के सदस्य भाग लेते हैं हटाने की प्रक्रिया में। और बोलिए किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक तो हमने राष्ट्रपति जी को हटा दिया, ठीक। ये तो हुई बात राष्ट्रपति के हटाने से। तो हमने देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीन की जो पैरेलल चीज़ें थी वो हमने देख ली। अब इसके बाद की जो कहानी जनरेट होती है वो जनरेट किससे होती है? पावर से। चलो पहले एक कॉमन देख लेते हैं, ऑर्डिनेंस। क्या? ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। तो एक पी लिख दें प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति नहीं जारी करते हैं बेटा, कौन जारी करते हैं? ऑर्डिनेंस का जी यानी गवर्नर, यानी कि राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक। तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया। अब देखना ये 3 नंबर में भी पूछा गया है, बस अध्यादेश। तो वहाँ भी आपको ये ध्यान रखना, कभी ऐसे नहीं आया राष्ट्रपति का अध्यादेश या राज्यपाल का अध्यादेश। तो आपको क्या बताना है? ऑर्डिनेंस पावर जो है, थोड़ा सा समझिएगा। अगर हम देखें प्रेसिडेंट की तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 1 2 3। राष्ट्रपति कहते हैं हम 1 2 3 करेंगे, 1 2 3 खेल लेंगे। तो राज्यपाल भाई साहब बोलते हैं अच्छा ठीक है सर, आप 1 2 3 खेल लीजिए, हम 2 1 3 खेल लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो अच्छे से एक्सचेंज करा दो इन्हें, 1 को 2 में, 2 को 1 में, 1 2 3 2 1 3 आ चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कि राज्यपाल का अध्यादेश। तो राज्यपाल का जो ऑर्डिनेंस है वो आर्टिकल 213 में है। अगर हम बात करते हैं पार्ट की यानी कि भाग, तो ये भाग 5 में होगा क्योंकि केंद्र है, संघ है। संघ को कैसे याद रखेंगे? यूनियन। कितने अल्फ़ाबेट हैं? तो भाग 5 हो गया। यहाँ पे भाग या पार्ट कौन सा होगा? इसका भाग होगा 6, ठीक है। तो भाग 6 में हो गया। ये एक दूसरी बात हो गई। तो पार्ट 5, पार्ट 6। अब चूंकि अंतर भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो ये अंतर में भी काम करेगा, होगा भी अंतर। अब हम देखें कि जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो कितने में लागू होता है, कहाँ कहाँ लागू होता है? तो होल ऑफ इंडिया या पेन इंडिया, यानी कि संपूर्ण भारत में ये लागू होगा। ये किस में होगा? राज्य विशेष। तो पर्टिकुलर स्टेट में, भाई जिस राज्य में हैं राज्यपाल उसमें अब 2 राज्यों के होंगे तो 2 राज्य में हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रही है? तो पर्टिकुलर स्टेट। और देखें आधार क्या होता है, किसके आधार पे लगता है, क्या बेस है? तो यहाँ पे जो आधार है, कारण जो है, तो कारण अगर हम देखें, एक तो अत्यावश्यक लोक महत्व का मामला होना चाहिए, तुरंत जरूरी है कि कानून बनाने की आवश्यकता है। और इस अत्यावश्यक लोक महत्व का मामला है, इसलिए ये ऑर्डिनेंस जारी नहीं करेंगे अकेले। यहाँ कंडीशन क्या होती है, शर्त क्या होती है? हाँ, तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। अच्छे से समझना क्या कहना है, क्या आधार है? संसद के, ये बहुत लोग गलत करेंगे, ये संसद के दोनों सदन अथवा कोई एक सदन सत्र में ना हो, ठीक है। यहां संसद की जगह मैं सिर्फ क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं? विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा लिख दूं। सेम कंडीशन, दोनों सदन अथवा कोई एक सदन। अब जैसे मध्य प्रदेश में हम देखें तो मध्य प्रदेश के लिए क्या बोलेंगे? विधानमंडल भी नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे? विधानसभा सत्र में ना हो मध्य प्रदेश में। लेकिन यूपी में विधानमंडल के दोनों सदन अथवा कोई एक सदन सत्र में ना हो, तो बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट इन सेशन, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? अब ये चीज क्यों, कई लोगों को लगता है, पता है लोग कैसे सोचते हैं इसको, अध्यादेश को सुन लीजिए, समय दे देंगे आपको, कि दोनों सदन नहीं होंगे तब अध्यादेश लाएंगे।
ये थोड़ा सा पढ़ने की मिस्टेक है या अपने मन में हमने धारणा बना ली। क्या सोचते हैं हम कि संसद जब नहीं काम कर रही है तो राष्ट्रपति कानून बना देंगे, जबकि वास्तविकता क्या है, संसद के दोनों सदन नहीं है तो बनाएंगे ही, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोनों में से अगर एक सदन भी सत्र में नहीं हो, जैसे मान लो राज्यसभा का सेशन चल रहा है और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता है। अब एक चीज बताओ कि राज्यसभा अकेले में क्या किसी बिल को पारित करके आप कोई कानून बना सकते हैं, कोई एक्ट बना सकते हैं, कोई लॉ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसीलिए दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो, यही चीज यहां आ जाएगी। मतलब दोनों सदन या एक सदन किसमें नहीं हो, सत्र में ना हो। अब मजा आ जाएगा, आप क्वेश्चन बस ढंग से देखिए और फिर लगाइए आप ऑर्डिनेंस पे जितने क्वेश्चन लगाने हैं, बनेंगे बस, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के समझना है। तो दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो, भैया नहीं है। अब सत्र में नहीं है और कानून की है आवश्यकता, तो उस स्थिति में किसकी सलाह पर जारी करते हैं? ये ध्यान रखना, एडवाइस किसकी है? मंत्री परिषद की। यानी किसकी एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे। ध्यान रखना अच्छे से, यहां पे राज्यपाल भी किसकी? बस राज्य की मंत्री परिषद होगी तो, हाँ ना, होगी। तो राज्य की मंत्री परिषद की सलाह हो गई, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये अंतर आप बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आर्टिकल 123, 213, पार्ट 5, पार्ट 6, संपूर्ण भारत राज्य विशेष, संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन या कोई एक सदन, सलाह मंत्री परिषद की, सलाह राज्य की मंत्री परिषद की। ऐसे ही है ना। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आती है बात ड्यूरेशन पे। यहां से आते हैं प्रश्न खूब सारे। अगर आप प्रीलिम्स के लेवल पे क्वेश्चन देखेंगे तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है, मतलब कितने समय तक अध्यादेश जारी रह सकता है। तो ये किसने पढ़ा दिया आपको? क्या पूछा क्वेश्चन? कब तक जारी रह सकता है? अब सुन लो, बस यही तो बात है। अब देखो, संसद का कोई सदन नहीं चल रहा था या कोई एक सदन चल रहा था, ठीक है। अब क्या होता है, अब राष्ट्रपति ने, मान लो आज 15 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। अब इसके बाद बैठक शुरू हुई संसद की, तो बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर, विद इन 6 वीक, अगर ये संसद में पारित हो जाएगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो कानून का रूप तो ले ही चुका था वो, जैसा संसद कानून बनाती है उसी की तरह इसकी भी पावर है। लेकिन अगर संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अगर ये सदन में पास हो जाता है तो ये आगे कंटिन्यू रहेगा। दूसरी स्थिति, पारित नहीं हुआ तो संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अगर ये पास नहीं होता है तो ये समाप्त हो सकता है। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, राष्ट्रपति जब चाहें अपने अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। बोले नहीं ठीक है, इतने दिन ही बहुत है, अब नहीं चाहिए हमें। ये तीनों कंडीशन राज्यपाल पे भी लागू होंगी। संसद की जगह आ जाएगा राज्य विधानमंडल का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अगर ये पास हो जाता है तो कंटिन्यू रहेगा 6 वीक के भीतर, ठीक है, और नहीं पास होता है तो ये समाप्त हो जाएगा। अब पूछा जाता है अधिकतम कितने समय तक अध्यादेश बिना पारित हुए रह सकता है, मतलब सदन में नहीं गया तो अधिकतम कितने समय तक। तो देखो, 2 सत्रों के बीच कितना अंतर हो सकता है? 6 माह से अधिक का अंतर हो नहीं सकता। और सत्र शुरू हो गया तो कितने दिन में पास होना चाहिए? 6 वीक में। तो अधिकतम कितना समय हो सकता है बिना पास हुए किसी अध्यादेश को? तो अगर आप देखेंगे मैक्सिमम ड्यूरेशन, मैक्स टू मैक्स बोल रहे हैं अब हम, तो कितना हो गया? 6 मंथ प्लस 6 वीक। और दोनों तरीके से प्रश्न मिलेंगे, आप पेपर सॉल्व करेंगे, अभी करवा भी देंगे क्वेश्चन सॉल्व। एक क्या है, सत्र शुरू होने के
अगर सेशन शुरू हो गया तो सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है, तो विद इन 6 वीक आफ्टर स्टार्ट द सेशन, 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित होना चाहिए। सत्र शुरू होने, तो पूछा जाता है सत्र शुरू होने के कितने समय में पास होना चाहिए, 6 सप्ताह में। और अगर आपसे पूछे अधिकतम कितने समय के लिए अध्यादेश रह सकता है, तो चूंकि 2 सेशन के बीच में अधिकतम 6 महीने से ज़्यादा का अंतर तो हो नहीं सकता, तो 6 महीने मान लो कोई सेशन ही नहीं आया, जैसे मैं अभी बोलूँ आज तो चलो बजट सत्र चल रहा है, अभी चल रहा है, अब मैं बोलूँ भैया ये आ गया अप्रैल में जाके, ठीक है, और अप्रैल के बाद कब आता है सेशन, भाई मानसून सेशन आता है ना जुलाई अगस्त में, किसी कारण मानसून सेशन नहीं आया तो कब तक नहीं हो सकता, 6 महीने में तो सेशन शुरू होगा ही होगा, तो 6 महीने वो, और शुरू होने के कितने दिन में अंदर, सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर, तो इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या, 6 मंथ प्लस 6 वीक। समझ में आ रहा है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन था, बहुत लोग गलत कर देते हैं इसे। तो सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर, और अगर अधिकतम से अधिकतम की बात करेंगे तो कितना, 6 माह 6 सप्ताह। दोनों बातें क्लियर है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है, ये हुई बात आपकी। अब इसकी शक्ति कैसी है, तो जैसे कि संसद कानून बनाती है उसी के समान पावर होती है, जैसा राज्य विधानमंडल कानून बनाती है उसी के समान इसको शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अध्यादेश ही आया था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो आया था वो पहले ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑर्डिनेंस, ठीक है। और मैं बताऊं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, नेशनल फूड सिक्योरिटी का, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का भी पहले क्या आया था, ऑर्डिनेंस ही। 2013 में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 14 में इलेक्शन थे, आनन फानन में केंद्र की यूपीए सरकार ने क्या किया था, झट से क्या लेके आ गए थे, अध्यादेश लेके आ गए थे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, क्योंकि इन्हें पता था कि इसी से जीतेंगे अगर जीतेंगे तो, ठीक है। और दूसरा इन्हें भारत रत्न दे दिया था 2014 में सचिन तेंदुलकर को। तो ये किस लिए किए गए थे, इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। सामान्यतः तो विधायी प्रक्रिया है कि आप बनाओ बढ़िया से संसद में, क्या दिक्कत है। समझ में आ रही है बात, पूछिए क्वेश्चन जल्दी से, कोई भी प्रश्न हो तो। लाइव में किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ भाई, कोई प्रश्न है यहाँ तक, पूछिए जल्दी से, इस पे क्वेश्चन लगाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अध्यादेश पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रश्न बने हैं और बहुत आसान आते हैं। जैसे एक तो पूछते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में, राज्यपाल का अध्यादेश 213 में, राष्ट्रपति का अध्यादेश संपूर्ण भारत में, राज्यपाल का अध्यादेश राज्य विशेष में, ठीक है। कारण क्या है, तो बेस क्या है, संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो तो बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। यहाँ पे वही बस स्टेट लेजिस्लेचर कर देंगे उसकी जगह। फिर एडवाइस तो मंत्रिपरिषद की सलाह पे देते हैं, यहाँ पे भी राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर देते हैं, एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। मैक्स टू मैक्स ड्यूरेशन 6 मंथ 6 वीक, और नॉर्मली कब तक रहता है, तो सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है। 6 वीक आफ्टर स्टार्ट द सेशन या विद इन 6 वीक आफ्टर स्टार्ट द सेशन, सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अगर आप इसे पारित कर लेते हैं तो कंटिन्यू रहता है, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है। और अच्छा, अध्यादेश बनेगा किस पे, तो जिस विषय पे संसद कानून बना सकती है उस विषय पर यह अध्यादेश जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति, और जिस विषय पे राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है उस पर राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। तो ये सलाह यानी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और यहाँ एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ, ठीक है। तो भारत की जो मंत्रिपरिषद है देश की वो, और यहाँ पे क्या था, बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट इन सेशन, ठीक है। क्लियर है, इतने के बाद आप प्रश्न लगा लेना, मेरे हिसाब से आपसे 95% से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि यही चीज़ें आई हैं जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और वो सब हमने इसमें कवर कर लिए हैं ऑलरेडी। ऑर्डिनेंस पास होने के लिए वोटिंग भी होती है क्या? ऑर्डिनेंस
ऑर्डिनेंस पास होगी, वोटिंग होगी। वो तो सदन में कोई भी जब प्रस्ताव आएगा, विधेयक होगा तो वोटिंग होगी। क्या साधारण विधेयक तो साधारण ही है ना, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, अब ऐसे बोले कोई धन विधेयक पे अध्यादेश ले आए, क्या संभव है? पॉसिबल ही नहीं है। संविधान संशोधन पे अध्यादेश ले आए, संभव ही नहीं है। तो साधारण विधेयक, साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, उपस्थित एवं मत देने वालों का बहुमत। ठीक है, लाइव में कोई प्रश्न किसी का? हाँ, लोकसभा क्या कर रहे हैं आप? भंग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, करवा दी भंग। फिर लोकसभा भंग हो गई, हाँ, तो मंत्रिपरिषद रहेगी नहीं, तो काय का अध्यादेश? ठीक है, अगर लोकसभा भंग ही हो गई है तो मंत्रिपरिषद तो बची नहीं ना, तो एडवाइस किससे लेंगे? राष्ट्रपति। तो नहीं करेंगे अध्यादेश जारी। ठीक है, क्योंकि सलाह तो जरूरी है। देखो यहाँ याद रखना, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है राष्ट्रपति की, स्वविवेकी शक्ति नहीं है ये, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर ही होगी। अच्छा, मान लो मंत्रिपरिषद भंग हो गई, तो अब उसमें फिर मैं पूछूंगा कि भैया राष्ट्रीय आपातकाल लगाए, राष्ट्रपति शासन लगाए या वित्तीय आपातकाल लगाए? पहले तो ये, क्योंकि अब या नॉर्मल भंग हुई, मतलब किस स्थिति में भंग हुई है? जिस स्थिति में भंग हुई है, अगर मंत्रिपरिषद है ही नहीं तो अध्यादेश नहीं लाएंगे। कैसे ला सकते हैं फिर वो? क्योंकि उनकी डिस्क्रिशनरी पावर ये नहीं है। ठीक, और बोलिए। एक सदन है तो उसमें पारित करते हैं कि नहीं करते? एक सदन है, लोकसभा है, उसमें पारित करेंगे। एक सदन है मतलब? एक सदन सत्र में ना हो। अच्छा, हाँ, तो आएगा ही नहीं। जैसे एक सदन है, मान लो लोकसभा का सदन चल रहा है और राज्यसभा का नहीं है, ले आने दो अध्यादेश। मंत्रिपरिषद सलाह देगी, ऑर्डिनेंस ले आएंगे, ऑर्डिनेंस लाने के बाद जब संसद का सत्र बैठेगा तो 6 सप्ताह में इसे पारित करना होगा। नहीं कर पाएंगे तो खत्म हो जाएगा। देखो ऐसे समझो, थोड़ा प्रैक्टिकली समझो। क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पूछे नहीं गए, यहाँ पेपर नहीं। एक्चुअली पता है ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं? क्योंकि हम पेपर नहीं लगाते हैं। मतलब सही बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत जेन्युइन तब आते हैं जब हम क्वेश्चन देखते हैं और उसी सर्कल में घूमते हैं। सोचने को तो हम कुछ भी सोच लें, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या ध्यान रखना है? अब जैसे ऐसे समझो कि लोकसभा है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का नहीं चल रहा है, और अध्यादेश ले आए। अध्यादेश किसकी सलाह पे लाएंगे? मंत्रिपरिषद की। ले आए आप अध्यादेश। अब आपको क्या करना है? पारित कराना है तो मैक्सिमम 6 महीने 6 हफ्ता तक नहीं करोगे आप, सत्र भी नहीं बुलवाओगे। चलो राष्ट्रपति से फिर तो बुलाओगे ना 6 महीने में सत्र, तब भी वो किस में पारित होना जरूरी है? सदन में तो पारित होगा ना। कंटिन्यू तो वो तभी करेगा ना, अगर सदन में पारित नहीं होगा तो वो कंटिन्यू होगा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ याद रखना, किसी एक सदन की बात नहीं है। सदन का मतलब दोनों सदनों में ही पारित होना होगा, क्योंकि कानून तो तभी बनेगा जब दोनों हाउस में पास होगा कंटिन्यू होने के लिए। ठीक है, समझ में आ गई? क्वेश्चन लगाओ, इतने ही पूछते हैं आप, बिल्कुल दिमाग नहीं दौड़ाओ। मैं बहुत अच्छी बात बोलता हूँ क्योंकि उसका फायदा ये है, समय बचता है। आप तो देखो, सबसे अच्छी बात पता क्या है ना, जैसे आपने पढ़ा, मैं आपको एक प्रॉपर सिस्टम दे रहा हूँ जिससे हम बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से अच्छा पढ़ेंगे और टारगेटेड पढ़ेंगे। पढ़ा आपने, अब आपका सेकेंड स्टेप है, मैंने आपको शेयर किया है घटना चक्र का PDF। इतना तो कर ही सकते हैं कि हम उसको, नहीं भी है तो ऑनलाइन आप डायरेक्ट सर्च कर लो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको बढ़िया से आप गए, सीधे राष्ट्रपति पे गए, अध्यादेश पे गए और आप शुरू हो गए और क्वेश्चन देखो अध्यादेश के। मेजर क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, बस खत्म बात। पता है क्या होता है? जैसे समय कहाँ लगता है जब हम जो ये सोचते हैं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, उससे ज़रूरत नहीं है। वो तो वैसे ही पेपर वाला सोच लेगा ना, अगर उसे कुछ सोचवाना होगा तो। अपन क्यों परेशान है? बात समझ में आ रही ना? जैसे कुछ अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आया तो सबके लिए ये याद रखना, काम का भी बहुत है, बेकाम को तो छोड़ ही दो। पहले हम काम का पढ़ लें और काम को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लें। एक और बात मैं बताऊं आपको, ऐसे क्वेश्चन कम गलत होते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं, क्योंकि उनमें तो सब एक जैसे ही हैं, जय श्री राम। अब दूसरी स्थिति, वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होते हैं जो अच्छे बच्चों से बन रहे होते हैं।
वो सरल क्वेश्चन होते हैं। और याद रखना, क्वेश्चन से अगर कोई स्टूडेंट बाहर हो रहा है एग्जाम से अच्छा पढ़ने वाला, तो वो कठिन से नहीं होगा। कठिन में दिमाग लगता है, एनालिसिस होती है और उसमें एलिमिनेशन होता है। सरल क्वेश्चन में कोई दिमाग नहीं लगता। सरल क्वेश्चन होता है लड्डू मुलायम बना हुआ, आपने उठाया मुंह तक लाए और फूट जाता है, वो खा नहीं सकते उसे। तो इसी लड्डू से बचना है जो नया नया गरम गरम बना है। या तो चक जाओगे मुंह में जल्दी डाल दिया तो, या वो फूट जाएगा, दोनों स्थिति होती है। चलो यहाँ तक क्लियर? कोई प्रश्न? इसके बाद बात करें। अब हम देखें, चलो विधायी शक्ति। अब हम पावर्स की बात करें। लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्ति। अच्छा एक बात बताओ, क्या उपराष्ट्रपति के पास होंगी? एलपी लिख रहा हूं मैं, ये गवर्नर की हैं और ये प्रेसिडेंट की हैं। आप ऐसे समझना, बाईं तरफ प्रेसिडेंट ही होंगे बस, बार बार लिखने में समय बचता है नहीं। अब देखो मतलब कैसी शक्तियां? विधायी, लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी जो लेजिस्लेशन का काम करें, जो विधान बनाने में सहयोग करें। अब मैं कहूं ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एक लेजिस्लेटिव पावर है, हाँ या ना? है। तो एक तो वही आ जाएगी, क्या? ओ लिख दे, जीरो नहीं मानना, हाँ चलिए ORD कर देते हैं। तो ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर। विधान बन रहा है ना, दोनों सदन या कोई एक सदन काम नहीं कर रहे थे तो हमने कहा चलो हम बना देते हैं कानून, ठीक है, विधान बना। अब आप बताएंगे हमें, शमन यानी कि सत्र आहूत करना कौन कर रहा था? सत्र कौन बुला रहा था? सत्र आहूत। सत्र को बुलाना, समन कौन कर रहा था? तो यहां समन कौन करेगा? किसका? विधानसभा का। विधान परिषद होगी तो विधान परिषद की, सीधा बोलें तो विधानमंडल का। तो समन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सत्र बुलाएंगे, सत्र बुला लिया, बोले हम समाप्त कर देंगे तुम्हें, तो क्या बोलते हैं? इंग्लिश नहीं बताओगे, उल्लू बनाते रहोगे बार बार। एक बार बोल दिया, दूसरी बार बोल दिया और तीसरी बार बोल दिया। पी लिख रहे हैं अब हम, ये हिंदी के पेपर में भी आते हैं। प्रोरोगेशन, सत्रावसान, एंड ऑफ द सेशन, सत्र की समाप्ति, सत्र का अवसान। अवसान मतलब समापन, ठीक है। चलो भैया और बात करें, लोकसभा का विघटन। ठीक है, क्या होता है? डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो यहां क्या हो जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का विघटन कौन करेगा? विधानसभा का विघटन, ठीक है। यहाँ लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करते हैं और यहाँ विधानसभा का राज्यपाल करते हैं, करेंगे। चलो भैया, अब हर साल जो नए सत्र बैठते हैं उनमें अभिभाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। तो प्रथम सत्र का अभिभाषण कौन देंगे? तो यहाँ राज्य में भी, ठीक है, जैसे अभी बजट सत्र चल रहा है तो अभिभाषण दे रहे होंगे राज्यपाल शुरू में, जब शुरू हुआ होगा। तो भैया राज्य का हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा का। हम विधानमंडल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों का ही करते हैं ना, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का अभिभाषण हो गया। और क्या? अब मैं पूछूं आपसे, राज्यसभा में बताना, अच्छे से पढ़े हैं आप लोग। राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं उनको मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल में? नहीं, क्या हुआ दादा?
राज्यसभा के कितने सदस्यों का मनोनयन? ठीक है, को मनोनयन या मनोनीत करना। तो नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर इन राज्यसभा, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितने क्षेत्रों से कर रहे थे भाई? उल्लू बनाओ। 4 क्षेत्र। कौन कौन से? ठीक है, तो आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। किस किस से? आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से और सोशल सर्विस से। इन क्षेत्रों में क्या करेंगे? ये मनोनयन कर देंगे 12 सदस्यों का, और सदस्य हैं तो कानून बनाने में, विधान बनाने में सहयोग करेंगे। अब भैया हमारे राज्यपाल जी क्या करेंगे? विधान परिषद में कितने सदस्य? ठीक है, तो 1/6 मेंबर नॉमिनेट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। और कितने क्षेत्रों में? तो 4 क्षेत्र तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा था। 5वां क्षेत्र क्या है? सहकारी आंदोलन। ठीक है, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मत कर देना, कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब यहाँ पे आप देखो, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? विधान बनाने में सहयोगी हैं। कई बार इनको लगता होगा यार विघटन करके क्या कर रहे हैं आप? तो भैया रिजोल्यूशन कर दिया, नई लोकसभा बनेगी, करना तो पड़ेगा ना 5 साल बाद विघटन। समझ में आ रहा है ना? यहाँ विधानसभा का विघटन करेंगे, चुनाव होते हैं, विघटन करते हैं, फिर नई बन जाती है। तो ये सब जो हैं ये आपके किसके अंतर्गत है? लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत हैं। ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश करने की, समन करने की, प्रोरोगेशन करने की, विघटन करने की। अच्छा, इसी बात पे पूछ ही लेते हैं, चलो मन नहीं मान रहा है कि समन किस आर्टिकल में था? वेरी गुड। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? सत्र आहूत करना, तो 85। 17 85। बहुत बढ़िया। ऐसे ही बस ऐसे बताओगे तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बस बता दिया, जैसे पूछा आपने बता दिया। यही गेम चाहिए। ठीक है, अगर आप तुरंत चीज़ों को रिवाइज करोगे, अच्छे से करोगे तो आप बता पाओगे, और बता पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये रखना है लेजिस्लेटिव पावर या विधायी शक्ति में कि विधान बनाने के लिए जो जो चीज़ें काम आती हैं वो सब विधायी शक्ति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इस पे अब जैसे अब जब इसके क्वेश्चन लगाओगे तो यूपीएससी ने और उत्तर प्रदेश पीएससी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस पे पूछे हैं। बहुत सरल, वो अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ा है तो कोई समस्या नहीं होगी, चाहे किसी के क्वेश्चन लगा लो आप। ठीक, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। चूँकि आज टेस्ट है इसलिए अब ज़्यादा क्लास में आगे खींचूंगा नहीं। समन, प्रोरोगेशन, सत्रावसान, विघटन, प्रथम सत्र का अभिभाषण मतलब हर एक साल के सत्र का पहला सत्र का, और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र का, नई सरकार के बाद पहले सत्र का अभिभाषण करते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन या विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का 5 क्षेत्रों से मनोनयन। और ये 5वां क्षेत्र कोऑपरेटिव मूवमेंट है, जबकि 4 यही थे, आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। ठीक है, तो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से मनोनीत कर रहे थे। यहाँ पे ये 4 तो थे ही, सहकारी आंदोलन और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ रही है बात? तो इतना आपको ध्यान रखना है अच्छे से। कोई प्रश्न किसी का इसमें तो बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग कल करेंगे कंटिन्यू।